हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने मेरे द्वारा ही एक लेक्चर कवर किया गया था जिसमें मैंने आप लोगों को जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनके लिए फोरेंसिक जो अपग्रेडेशंस हैं उसकी ज़रूरत क्यों है, इस विषय पर एक लेक्चर आपको प्रस्तुत किया था। लेकिन उसी लेक्चर में कई सारे स्टूडेंट्स का ये मानना था कि जो ये 3 क्रिमिनल लॉज हैं इनमें क्या अपडेशंस हुए हैं, क्या हैं ये और इनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में भी आप थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। तो उसी बैकग्राउंड के ऊपर आज चर्चा होगी। मैं आज आप लोगों को भारत में जो दंड संहिता से संबंधित जो इतिहास है उसके ऊपर और जो वर्तमान में उसमें अपग्रेडेशंस हुए हैं उन अपग्रेडेशंस के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 26 जून से नया बैच शुरू हो रहा है स्टडी IQ IAS हिंदी की ओर से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 26 जून से एक बैच प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। शाम को 6 बजे ये बैच शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बैच है ये न्यू सीजन का बैच है, नए सीजन का ये बैच है। और नए सीजन का जो ये बैच है इसमें पहला बैच शुरू हो रहा है इस तारीख से, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 26 जून से शाम 6 बजे से। इसमें हिंदी की क्लास जो है वो शुरू होंगी पॉलिटी विषय के साथ। ठीक है, और ये ललिता दहिया मैम शुरू कर रही हैं। इसमें मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझसे इतिहास पढ़ने के लिए यहाँ पर जरूर जुड़िए, मैं आपका क्लास में इंतजार करूंगा। मजे की बात यह है कि इस बैच को परचेज करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज नहीं करना है, कहीं से भी कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट बुक्स, नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल कराई जाएंगी। लाइव बैच तो ये है ही, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह सब इसमें चलते रहेंगे, आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ इसमें डेली बेसिस पर होगी। और इसमें क्योंकि ये जीएस का फाउंडेशन बैच है तो आपके मन में आ रहा होगा कि सिर्फ इसमें हमें जीएस मिलेगा क्या? सीसैट के लिए हमें अलग से क्लास लेनी होगी? ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसमें सीसैट मिलेगा, डेली बेसिस पे सीसैट मिलेगा। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा जिसको हम लोग कैप कहते हैं, ये निःशुल्क रहेगा। निःशुल्क की बात कर रहे हैं अगर हम, तो आपको इसमें निःशुल्क तरीके से SIP का एक बैच मिलेगा अलग से, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना है, इसी शुल्क में आपका सारा काम हो जाएगा। तो SIP का एक सेपरेट बैच है, 7-8 हज़ार रुपए का बच्चे अलग से खरीदते हैं प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। स्पेशल प्रीलिम्स की तैयारी आपकी इसमें होगी। इसी तरीके से मेंस जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो भी आपको इसमें मिलेगा। निःशुल्क आवासीय सुविधा, जब आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो आपको हम दिल्ली में रहना खाना सब कुछ फ्री रहेगा आपका, यहाँ पर अपने पैसों पर आपको यहाँ पर लिखाएंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से मेंस की तैयारी कराएंगे। और फिर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP के अंतर्गत भी भेजा जाएगा यदि अगर आप मेंस जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इससे जुड़ने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। नोट कर लीजिए कहीं पर विरद लाइव कोड। किसी भी चीज को आपको स्टडी IQ से परचेज करना है, कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, तो केवल विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है। विरद लाइव कोड के साथ 29,999 में बैच उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आइए खबर से ही शुरुआत करते हैं। क्यों इस पर अभी चर्चा करना जरूरी है? इसलिए क्योंकि ये जो नई आपराधिक कानून जो है वो चर्चा में है, वो खबरों में है। तो अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले ही विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार से हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। क्या नाम है इनका? श्री अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल जी ने अब ये कंफर्म किया है। ठीक है, और बाकी न्यूज में भी आपने सुना होगा, पिछली जो न्यूज मैंने कवर करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नए कानून हैं वो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। 1 जुलाई से ये नए कानून जो हैं वो लागू हो जाएंगे। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 चीजें हैं जो इफेक्टिवली 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। तो ये नए नाम भी हैं। जैसे आप लोगों ने पहले IPC सुना होगा, इसको हम लोग इंडियन पिनल कोड कहते थे, माफ कीजिएगा IPC इंडियन पिनल कोड कहते थे, उसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते थे। अब उसे हम भारतीय न्याय संहिता कहेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका यही नाम रहेगा। इन शॉर्ट आप इसको BNS कह सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता। उसी तरीके से इसको भारतीय नागरिक न्याय माफ कीजिएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा, BNSS। ठीक है, आप इसे क्या कह सकते हैं? BNSS कहेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसको हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहेंगे। ठीक है, BSA।
इस तरीके के 3 नाम है। इसको इंग्लिश में भी इन्हीं नामों से जाना जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश ये चीज़ें हैं। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि क्योंकि ये नए तरीके से चीज़ें लागू हो रही हैं, तो इनका कहना है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी IPRD जो है उसमें तमाम प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, अधिकारी जो हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम प्रकार की एकेडमीज जो हैं वो ओपन करी जा रही हैं, उसमें भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। तमाम प्रकार जैसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, भारतीय सुरक्षा, मतलब इन सब जगहों पर जो नए कानून जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो अपग्रेडेड जो सिस्टम है उनकी जानकारी दी जाएगी। कैसे कैसे इसको और फास्ट किया जा सकता है, इन सब को लेकर के प्रशिक्षण जो है वो लगातार जारी है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम की खबर है। ठीक है, एक खबर है यहाँ पर कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपराध की प्रकृति के आधार पर सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस हिरासत जो है वो 15 दिन से बढ़ा करके 90 दिन कर दी गई है। तो ऐसी कुछ जानकारियां इन्होंने दी हैं। तो इस जानकारी को हम लोग समझेंगे। ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हम लोग सेशन के अंत में एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर इन कानूनों की जो पृष्ठभूमि है, भारत में इन कानूनों की पृष्ठभूमि कैसे है। तो वर्तमान समय में आप देखते हैं कि हमारे पास में आपराधिक कानून है। हम लोगों को किसी प्रकार का न्याय प्राप्त करना होता है तो हम न्यायालय पहुंच जाते हैं, न्यायालय में जाकर के हमको न्याय मिलता है। तो बेसिकली हमें जो न्याय मिलता है अब वो न्यायालय से मिलता है। क्या पहले न्यायालय हुआ करते थे? तो आप देखेंगे कि पहले राजा महाराजा जो होते थे वो लोग न्याय करते थे। ठीक है, और अगर आप वैदिक काल में देखते हैं तो वैदिक काल में न्याय करने की अलग से एक संस्था हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल में खास तौर से राजा का काम केवल आर्थिक गतिविधियों और सुरक्षा प्रदान करने का हुआ करता था। तो अगर हम बहुत एंशियंट टाइम से शुरू करें, एट अ वेरी एंशियंट टाइम अगर हम शुरू करते हैं, बहुत ही प्राचीन समय से अगर शुरू करते हैं, तब भी हम देखते हैं कि न्याय को करने के लिए न्याय करने की संस्थाएं हमारे पास हुआ करती थी, चाहे वो सेपरेट संस्था के तौर पर हो, चाहे वो राजा न्याय करता हुआ दिखाई देता हो। फिर भी प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक के इतिहास में अधिकतर आपको न्याय करने वाली संस्था के तौर पर, प्रमुख एजेंसी के तौर पर राजा देखने को मिलता है। हालांकि कई बार राजाओं ने अपने जब राज्य का विस्तार किया तो वो हमेशा इस चीज से जुड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग न्यायिक विभाग भी बनवाए थे। खैर, तो अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि वो जितनी भी संस्थाएं हैं या फिर राजा महाराजा हैं, आखिर वो न्याय किस आधार पर करते थे? न्याय किस आधार पर होता था? अगर न्याय हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके कानून यानी कि संहिता होंगी, संहिताएं जो है वो होंगी। तो क्या आज के समय में जो आज आप IPC, CRPC इत्यादि देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग न्याय करते हैं, यहाँ ये संहिताओं के तौर पर लेते हैं, तो क्या हमेशा से ये रही हैं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। ये औपनिवेशिक शासन में हमारे समय में सामने प्रकट होती हैं। तो फिर चिंता का विषय आपके मन में ये आता होगा कि औपनिवेशिक शासन से पहले न्याय कैसे होते थे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अपराध जो है, अपराध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। मुख्य तौर पर अपराध की अगर आप प्रकृति को देखोगे तो अपराध की प्रकृति मुख्य तौर पर आपको 2 तरीके से दिखाई देगी। अपराध की प्रकृति का 2 तरीके से दिखने का मतलब क्या है, और आप लोगों ने भी इन टर्म्स को सुना होगा, ऐसा कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूं, बट बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं, तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने एक अपराध सुना होगा जिसको कहते हैं हम सिविल अपराध। सिविल, एक होता है सिविल अपराध और एक होता है आपका क्रिमिनल अपराध। क्रिमिनल अपराध, ठीक है। जो सिविल अपराध है उसको हम लोग हिंदी में दीवानी अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवानी अपराध। तो देखिए, जैसे क्रिमिनल एक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई क्राइम किया गया है तो वो आपका क्रिमिनल एक्टिविटीज में जा रहा है। और सिविल जो अपराध हैं या किसी प्रकार के इस तरीके के क्राइम्स हैं, तो ये कैसे डिफाइंड होते हैं, किस तरीके से इनमें खास अंतर क्या है, अगर आप उसको समझिए। ऐसे मामले, मतलब बहुत इसको लॉजिकली भी समझा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने दीवानी शब्द सुना होगा। जनरली दीवानी शब्द किससे जुड़ा होता है? जनरली दीवानी शब्द राजस्व या संपत्ति इत्यादि से जुड़ा हुआ होता है। दीवानी शब्द जो होता है ये साधारणतया राजस्व या हम यूं कह सकते हैं कि जो संपत्ति इत्यादि है, संपत्ति इत्यादि, इससे जुड़ा हुआ खास तौर से आपको दिखाई देता है। लेकिन हमेशा इसमें केवल राजस्व और संपत्ति संबंधी मामले हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। कुछ दूसरे प्रकार के सामाजिक मामले जो हैं, जो पर्सनल लेवल पे सॉल्व मतलब क्रिएट होते हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, और जिनको पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने की कुछ
कुछ क्षमता होती है समाज में, तो वैसे मामले, जैसे अगर आप देखिए मैं कह दूं कि किसी का कोई विवाह संबंधी मुद्दा है, कोई विवाह संबंधी मसला है, ठीक है, विवाह संबंधी कोई भी मसला हो सकता है, तो वो मसला किसी एक परिवार के बीच का होगा, किन्हीं लोगों के बीच का होगा, किसी एक मतलब एक निश्चित दायरे के अंदर होगा। ये ऐसा निश्चित दायरा है जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग अलग से प्रभावित नहीं होता है, वो पर्टिकुलर लोग हैं जो आपस में प्रभावित हो जाते हैं, और उनमें अगर आपस में सुलह हो जाए तो सो फॉर सो गुड, अगर नहीं सुलह होती है तो उसके लिए फिर कानून फिर मीडिएटर का काम करता है और बताता है कि भाई ऐसा हुआ है तो फिर ये सजा रहेगी, आगे ऐसा आपको करना है। तो विवाह से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे शादी को लेकर के कोई क्राइम हुआ है या फिर तलाक इत्यादि हैं, तो ये सब मुद्दे इसमें आते हैं। राजस्व से संबंधित या संपत्ति से संबंधित कोई मुद्दा है, जैसे कि जमीन का विवाद है, व्यवसाय जो है उसका बंटवारा इत्यादि आपको करना है, बंटवारा इत्यादि हो रहा है तो उससे संबंधित चीजें हैं। ऐसे तमाम सारी चीजें जिनमें इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, वो दीवानी है। वो क्या है, उसको आप लोग सिविल अपराध के अंतर्गत रखेंगे, सिविल कोर्ट्स जो हैं वो इसके लिए काम करेंगे। तो सिविल अपराध है, ये बहुत बहुत साधारण सी चीज है। लेकिन अगर मान लेते हैं कहीं पर मारकाट हो गई है, कहीं पर दंगा फसाद हो गया, कहीं पर कोई हत्या हो गई, ठीक है, किसी प्रकार की कोई हत्या हो गई, तो ये जो मामले हैं ये इस तरीके के मामले नहीं है कि चलो यार आपस में सुलह कर लेते हैं, चलो यार खत्म करते हैं, ऐसा वाला मामला नहीं है। मतलब मान लेते हैं आपने किसी का मर्डर ही कर दिया, किसी का टांग ही तोड़ दिया, एकदम पैर ही तोड़ दिया, उसको उसका जीवन जो है नर्क कर दिया आपने, तो फिर यार ये मुद्दा फिर इस बात पर भी है कि जो सरकार है वो ही बीच में आ जाएगी। सरकार के होते हुए कानून जो है वो टूट रहा है, तो उसके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं ये अपराध सरकार के प्रति भी हो जाता है। तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस मुद्दे को अगर आप देखोगे, यानी कि ये इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो क्रिमिनल अपराध के अंतर्गत जाते हैं। इनके नेचर से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डिफरेंट होता है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि संपत्ति का मामला इतना आगे बढ़ जाता है, पर्सनल लेवल से बढ़ते पर्सनल रंजिश होनी शुरू हो जाती है, और उसमें किसी एक के द्वारा किसी दूसरे की हत्या जो है वो कर दी जाती है। आप लोगों ने कई बार सीरियल मर्डर्स वगैरह देखे होंगे, ये तमाम सारी चीजें होने लगती हैं। तो वो इस नेचर से चेंज होकर के इस नेचर में भी आ जाता है, लेकिन उसका बड़ा रूप है, यानी एक आपराधिक प्रकृति में जो थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है, थोड़ा ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं कि एग्रेशन जिसके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो आपका क्रिमिनल अपराध के अंतर्गत आएगा। और सिविल अपराध जो है वो उसमें एग्रेशन नहीं है, एक विवाद है, झगड़ा है, जिसमें सुलह जो है अगर हो जाती है, जिसमें कोई मध्य का मार्ग निकल आता है, जिसमें कुछ लेन देन हो जाता है, वो सारी लेन देन का मतलब वो वाला लेन देन नहीं, मतलब घूसखोरी नहीं, मतलब पेनाल्टी या फिर कुछ इस तरीके का इंपोजिशन कर दिया गया और उसको मामले को शांत कर दिया गया, या जिसमें एक सीधा साधा निर्णय निकला है, वो सारे मामले आपके सिविल अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो दो प्रकार की चीजें हैं जो आपको सिविल और क्रिमिनल के तौर पर देखने को मिलती हैं। तो दो प्रकार के अपराध हैं। अब ये अपराध ऐसा तो नहीं है कि औपनिवेशिक शासन में ही शुरू हुए हैं, ये अपराध शुरुआत से रहे होंगे, ये हमेशा से रहे होंगे। ये अपराध हमेशा, मतलब प्राचीन समय में भी अगर आप देखेंगे, जब से व्यक्ति सामाजिक होना शुरू होता है तो इस तरह के सामाजिक अपराध भी आपको देखने शुरू हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं। तो पुराने समय में जब आप देखेंगे तो भारत का सबसे प्राचीन इतिहास आपको मिलता है। उस प्राचीन इतिहास में जो धर्म आपको मिलता है वो वेदों से प्रेरित है, यानी कि वैदिक है, ठीक है। वो किससे प्रेरित है? वेदों से प्रेरित है, यानी वैदिक है, जिसको हम लोग हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदू धर्म के अंतर्गत मानते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तत्कालीन समय में हिंदू धर्म के अंदर कई सारी ऐसी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई जो संहिताबद्ध हुआ करती थी। शुरुआती चरण में जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद स्वयं अपने आप में एक संहिता था, और उसकी कानून के अनुसार ही ऋग्वैदिक काल में जो डिसीजंस हैं, जो अपराधों के निर्णय हैं, वो लिए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बात आगे चली, उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल के और आगे की तरफ पढ़ते हैं, मौर्य काल है, गुप्त काल है, इन सब जगहों पर जब पढ़ते हैं तो तमाम प्रकार की अन्य समय समय पर संहिताएं बननी शुरू हुई, जिसमें आप लोगों ने कुछ स्मृतियों के नाम सुने होंगे, जिसमें सबसे फेमस स्मृति जो है वो मनुस्मृति है, मनुस्मृति। और आप जानते हैं कि मनुस्मृति को हिंदू टेक्स्ट कोड बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू कोड जो बुक है उसके तौर पर इसको आप देखते हैं, यानी कि भारतीय हिंदू जो है उसके हिंदू जो कानून हैं वो आपको मनुस्मृति में देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय में इसी कानून के आधार पर जो है वो आपके जो
जो निर्णय हुआ करते थे राजा महाराजा या न्यायिक संस्थाएं जो कभी कभी बनाई जाती थी, वो न्यायिक संस्थाएं इसी के रेफरेंसेस के आधार पर अपने न्याय करते थे और कई बार इसी कोड में अपडेशंस भी हुआ करते थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार की संहिताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआती चरण में आप देखेंगे जब केवल हिंदूज हैं तो हिंदुओं के अपने वेद या वेदों से रिलेटेड जो टेक्स्ट कोड्स हैं उनको आधार मान करके इन मामलों या इन मामलों के निर्णय लिए जाते थे और उनकी सजाएं जो हैं वो सजाओं के प्रावधान चलते थे। और ये बहुत लंबे समय तक चला होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये समाज जो है हिंदू समाज जब तक कि भारत में, मध्यकालीन भारत में आप देखते हैं कि इस्लामिक जो रूलर्स हैं वो नहीं आ जाते, जब तक कि इस्लामिक रूलर्स नहीं आ जाते तब तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यूशन में चलेंगी। डेफिनेटली जब इस्लामिक जो है रूलर्स आएंगे तो इस्लामिक संहिताएं बननी शुरू होंगी या इस्लामिक संहिताओं का इंट्रोडक्शन होगा भारत में, तो इस्लामिक कानून भारत में आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? इस्लामिक कानून जो है वो भारत आएंगे। तो इस्लामिक कानून भारत आएंगे जो कि अलग अलग आयामों से प्रेरित होंगे। जैसे कि आप इसको मान सकते हैं कि जो प्रमुख माफ कीजिएगा, जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है इस्लाम का, कुरान, उससे प्रेरित हो सकते हैं या फिर दूसरे जो रिलेटेड कानून की किताबें हैं उनसे प्रेरित हो सकते हैं। ओवरऑल आप इनको शरीयत कानून के तौर पर जानते हैं। शरीयत, तो शरीयत में जो कानून लिखे गए उनको हम लोग मुस्लिम कानून के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये भी कई अलग अलग आयामों से प्रेरित हैं। कई अलग अलग आयामों से प्रेरित आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस्लामिक संहिता में जोड़े जाते हैं। जैसे आपको मालूम है कुरान है, कुरान की आयतें हैं, हदीस है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। या फिर हज़रत मोहम्मद साहब ने जो कुछ चीज़ें कही हैं उनके आधार पर, उनके जो ज्ञान है उनके आधार पर कुछ कानून जो है वो बनाए गए। कंपाइल्डली अगर आप देखेंगे तो इनको हम लोग शरीयत कानून के तौर पर मानते हैं। तो जो इस्लामिक रूलर्स हैं, दिल्ली सल्तनत के हों या फिर आगे चल करके मुगल बादशाहत में आप देखते हैं, तो उन सब लोगों ने इन्हीं शरीयत के आधार पर कंटिन्यूशन में चीज़ें रखी। बीच बीच में कई ऐसे बादशाह भी हुए, कई ऐसे सुल्तान भी हुए, क्योंकि जब ये आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये इस्लामिक जगत से रिलेटेड हैं, इस्लामिक कानून को लागू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू समाज भी है। तो कई बार जो न्याय होते थे वो इस्लामिक जो हुआ करते थे फॉलोअर्स, उनके लिए इस्लामी कानून, और जो हिंदू हुआ करते थे उनके ऊपर जो हिंदू टेक्स्ट कोड्स हुआ करते थे, उन हिंदू टेक्स्ट कोड्स के कानून जो है वो लागू होते थे। तो ये तो प्राचीन समय में इस तरीके के काम आपको देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक लंबा शासनकाल है मध्यकालीन भारत में, दिल्ली सल्तनत से लेकर के औरंगजेब के समय तक अगर आप देखते हो तो 1206 से आप देखो शुरुआत में, मोटे मोटे तौर पर 1206 से आप शुरुआती तौर में ठीक है 13वीं शताब्दी की शुरुआत से मान सकते हैं, वो तो ठीक है एक बात, लेकिन वहां पर आप मोटे तौर पर आप देखो 1206 से लेकर के सीधे 1707 तक एक बड़ा इस्लामिक राज्य आपको देखने को मिलता है, जो मोटे मोटे तौर पर औरंगजेब के शासन के बाद समाप्त होता हुआ या कमजोर होता हुआ दिखाई दे जाता है। औरंगजेब का शासन आपको वही 1707 तक देखने को मिलेगा। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन औरंगजेब ने एक अपने जाने से पहले एक खास काम किया है। खास काम ये किया है कि अलग अलग प्रकार के जो इस्लामिक कानून हैं, अलग अलग प्रकार के जो शरीयत हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो उनके रेफरेंसेस अलग अलग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कभी जो है वो कुरान से है, कभी हदीस से है, तो ऐसे जो बिखरे हुए कानून हैं उन सारे कानूनों को एक जगह पर संहिताबद्ध करने का काम किया। और इसके लिए उसने बहुत सारे लोगों को का सजेशंस भी लिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए। भारत के कुछ मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान वर्तमान समय में हो गया तो उसके कुछ मुस्लिम्स रहे जो कानून के जानकार रहे तत्कालीन समय में, फारस के कुछ मुस्लिम कानून के जानकार रहे, दक्षिण जो अफ्रीका है वहाँ के कुछ मुस्लिम कानून के जानकार थे। सब लोगों से मिलजुल करके कंप्लीटली अगर देखें तो एक कानून को कंपाइल्ड किया गया था औरंगजेब के समय में, जिसको बोला गया फतवाए आलमगीरी। क्या कहा गया? फतवाए आलमगीरी। अब ये जो फतवाए आलमगीरी है, इसी के आधार, मतलब ये एक कानून की किताब बन गई। ये समझिए, ये क्या बन गई? कानून की एक किताब बन गई मोटे मोटे तौर पर, जिसके आधार पर औरंगजेब के समय में जब इसको बनाया गया तो इसी से न्याय की जो है वो आगे चलना शुरू हुआ। और ये काफी समय तक चला भी, ऐसा नहीं कि नहीं चला। लेकिन आपको मालूम है कि जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, तब तक यूरोपीय शक्तियां भारत आ गई हैं। हालांकि यूरोपीय शक्तियां भारत में अभी अपने अस्तित्व की तलाश कर रही हैं, अभी औपनिवेशिक शासन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बाद में लेटर मुगल पीरियड्स जो हैं उसमें जो तमाम सारे मुगल बादशाह हैं, जो बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक जो हैं, वो धीरे धीरे मुगल शासन के
के लेटर पीरियड के जो शासक हैं वो जाने जाते हैं, और इसी समय मुगलों का पतन भी हम लोग देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमको कहीं पर भी नहीं देखने को मिले, और उन समयों में भी इस तरीके की जो चीज़ें, फतवाए आलमगीरी इत्यादि जो हैं, उनके जो कानून थे वो ही लागू किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन जो है वो बढ़ता चला गया इसी दौरान। और आपको मालूम है कि 1757 का युद्ध हुआ प्लासी का, 1764 का युद्ध हुआ बक्सर का, और इन दोनों युद्धों के बाद बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो थोड़ा राजनीतिक पावर में अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देती है, और भारतीय शासकों के ऊपर उसका प्रभुत्व जमना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये सब कुछ होना शुरू होता है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि 1765 की बात है, इलाहाबाद की संधि भी 1765 में ही होती है, लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 की संधियां हुई, और संधियों में आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको दीवानी अधिकार मिल गए थे जो पूर्वी प्रदेश हैं उनके, और खास तौर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आपको क्या मिल गए, दीवानी राइट्स मिल गए, यानी कि दीवानी अधिकार मिल गए, दीवानी अधिकार। अब ये अंग्रेज चाहते तो यहां पर पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकार को भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्हें प्रशासन यहां नहीं चलाना था, वहां उन्हें केवल राजस्व से मतलब था। तो दीवानी जो चीजें हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राजस्व या संपत्ति इत्यादि से थोड़ा ज्यादा रिलेटेड होती हैं, ज्यादा संबंधित होती हैं। और व्यापारिक कंपनी को किससे मतलब होगा? स्वाभाविक सी बात है, राजस्व से, और जो संपत्ति इत्यादि के मामले हैं उनसे। तो इसीलिए उन्होंने इन जगहों के दीवानी राइट्स तो अपने पास रख लिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन दीवानी राइट्स को अपने पास रखने से इनका संचालन भी इनको करना था। अब जिन जगहों पर संचालन कर रहे हैं वो भारतीय जगहें हैं, और जो भारतीय जगह हैं इन पर हमेशा भारतीय जो कानून है वो ही चलता रहा है। और भारतीय कानून उस समय धर्म के आधार पर क्या है? धर्म के आधार पर बटा हुआ है, खास तौर से हिंदू और इस्लामिक। ठीक है, हिंदू और इस्लामिक। और जो दूसरे रिलीजन हुआ करते थे जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म है, उन पर भी ज्यादातर ऐसे हिंदू कानून वगैरह जो हैं वो ही लागू हो जाया करते थे। तो एक ग्रुप हो गया था हिंदुज्म और इस्लामिक्स का, तो इस तरीके के कानून जो है वो लागू होते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ब्रिटिशर्स है जिनके पास ये दीवानी राइट्स गए हैं, वो ब्रिटिशर्स कौन है? और अब काफी समय भी हो चुका है। आप देखिए भाई, 1607-8 से आप देख रहे हैं कि भारत में है, फिर बहुत लंबे समय तक युद्ध चल रहा है फ्रांसीसियों के साथ, वो एक अलग बात है। लेकिन अब 1757 तक आते आते, 1765 तक आते आते बहुत सारे यूरोपियंस भारत आ चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि ईसाई जो है वो भी भारत में आ चुके हैं। तो यार अब ईसाई के लिए क्या किया जाए? इस तरीके का तो कोई रिलीजन भी नहीं है यहाँ पर अभी शुरुआती तौर पर, तो उनके लिए इस तरीके का कोई शासन भी नहीं है शुरुआती तौर पर, तो उसके लिए कोई कानून भारत में नहीं है। तो अब ये हुआ कि क्या करना चाहिए। तो आगे चल करके वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर बने, आपको मालूम है कि इन सब चीज़ों के बाद तेजी से परिवर्तन आने शुरू हुए। जब 1757 और 1764 के युद्ध हो गए, अब कंपनी को लग रहा है कि हम यहाँ पर स्थायी तौर पर हो सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अपनी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों का इन्फ्लुएंस जो है वो ब्रिटेन से भारत की ओर लाना शुरू करेंगे। तो जब ये इन्फ्लुएंस भारत की ओर आना शुरू होगा, स्थायित्वता जब आनी शुरू होगी, तो ये संकट इनके सामने खड़ा होगा कि जब कानून की बारी आएगी तो कानून हम कौन सा लागू करेंगे, ये इनके पास में संकट के तौर पर आएगा। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो 70s के आसपास, यानी कि 1770 के आसपास आपको तेजी से दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे कि बैंक्स वगैरह जो हैं वो निर्धारित की जानी शुरू कर दी जाती हैं, तमाम प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं भारत आनी शुरू हो जाती हैं ब्रिटेन से, और इसी क्रम में कानून भी। तो ये हुआ कि भाई वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर बने, आपको मालूम है कि इन्हीं सब चीज़ों में चेंजेस आए। आपको बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे पहले, फिर बाद में इनको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इन्हीं के समय में जब ये गवर्नर जनरल बनते हैं, तो इन्हीं के समय में कुछ जुडिशरी से रिलेटेड प्लानिंग्स होती हैं, न्याय से संबंधित कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं। न्यायिक योजना इनको कहा जाता है। फौरी तौर पर इनके सामने क्या चैलेंजेस हैं कि हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, और उनके बीच में ये हम यानी कि ईसाई लोग हैं। अब इनमें सामंजस्य बनाते हुए किसी कानून को डेवलप करना है, क्योंकि अब हमारे पास में अधिकार है। अभी ये सब चीजें पहले शासकों के पास हुआ करती नहीं, तो इनको टेंशन नहीं थी, बस ये शासकों से जाकर के निकटता बनाते थे, उनसे संबंध अच्छे से बनाते थे, और जो भी उनको व्यापारिक लाभ चाहिए होते थे वो उनसे लेते थे, छूट वगैरह जो उनको कर में चाहिए होती थी वो प्राप्त करते थे। लेकिन अब इन सब चीजों में ये एक तरीके से राजा हैं, पर राजा है नहीं, पर उसकी जगह पर हैं। तो अब ये मुद्दा इनके पास आएगा, और जब ये मुद्दा आएगा तो इन्हें इसका सोल्यूशन निकालना होगा। इन्होंने सोल्यूशन के तौर पर
दीवानी और फौजदारी, जिसको हम लोग फौजदारी का मतलब वही जो आप यहां पर देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्रिमिनल अपराध कहते हैं, इसको फौजदारी अपराध भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मैंने इसकी नहीं लिखी थी, यहां पर लिख देता हूं फौजदारी। ठीक है, तो इसको दीवानी मामला कह सकते हैं, दीवानी अपराध से जुड़ा दीवानी मामला है और फौजदारी अपराध से जुड़ा फौजदारी मामला है। तो इन्होंने क्या किया, इसी को आप लोग जो है सिविल और क्रिमिनल, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो इन्होंने एस्टैब्लिश करने शुरू किए। हर जिले में इस तरीके से कहा गया कि जो हर जिले हैं उनमें जो है इस तरीके से क्या होगा, दीवानी और फौजदारी जो है वो न्यायालय एस्टैब्लिश करे जाएंगे। दीवानी मामलों को देखने के लिए दीवानी न्यायालय होंगे, फौजदारी मामलों को देखने के लिए फौजदारी न्यायालय होंगे। दीवानी मामलों में जो प्रमुख होगा वो जो जिले का कलेक्टर होगा वो कलेक्टर रखा जाएगा, और जो फौजदारी मामला है उसमें जो काजी और मुफ्ती इत्यादि हैं वो सब प्रमुखता से काम करेंगे, वो इन मामलों को देखेंगे। लेकिन उस पे भी कलेक्टर्स की निगरानी रहेगी कि मतलब कोई कुछ गलत काम काजी और मुफ्ती वगैरह जो है वो ना कर रहे हो, इस तरीके से काम चलेगा। और फिर आपको मालूम है कि 1773 में 1773 में आप देखते हैं मोटे मोटे तौर पर, तो ये जो योजना है 1772 है, 1772 1773 में इस तरीके के इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। 1773 में हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है कलकत्ता में। ठीक है, कहां पर, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश हो जाता है। तो जो न्यायिक योजना है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आपको तेजी से देखने को मिलती है। जैसे दीवानी न्यायालय की मैं बात कर रहा था, दीवानी न्यायालय में एक आ गया कि 500 रुपए तक का अगर कोई मामला है तो 500 रुपए तक के मामले जो हैं वो कहां पर जाएंगे, वो दीवानी न्यायालय में जाएंगे। दीवानी न्यायालय में जो मामले जाएंगे उनमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनमें अंतिम तौर पर प्रमुखता से जिनके निगरानी में ये सारे कोर्ट्स वगैरह काम करेंगे, उसमें खास तौर से जो प्रमुख रहेगा वो कौन रहेगा, वो आपका जिले का जो कलेक्टर है। तो जिले का जो कलेक्टर होता था बेसिकली राजस्व कलेक्टर हुआ करता था, लेकिन इसको ये काम दिया गया कि आप न्यायिक प्रमुख के तौर पर भी यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर अपील करनी है तो आपको सदर दीवानी अदालत में जाकर के अपील जो है करनी पड़ेगी, और इन सब चीजों पर आप देख सकते हैं कलेक्टर के अधीन ये सारी चीजें हुआ करती थी। जिला फौजदारी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय अधिकारी हुआ करते थे। यहाँ पर जैसे आप जब सदर दीवानी में अदालत में भी अपील करने जाते हैं तो वहां पर भी भारतीय विशेषज्ञ वगैरह हुआ करते थे। तो जिला फौजदारी की बात करते हैं तो जिला फौजदारी अदालत में एक भारतीय अधिकारी के अधीन इसको बनाया जाता था, और इनकी सहायता करने के लिए मुफ्ती और एक काजी की जो है नियुक्ति करी जाती थी, और इनके ऊपर भी फौरी तौर पर देखरेख के लिए कलेक्टर्स जो है वो रहा करते थे। तो वही जो मैंने आपको मोटे तौर पर बताया कि भाई दीवानी और फौजदारी न्यायालय एस्टैब्लिश किए गए थे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में डेवलप हुए। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में यह भी काम किया गया था कि भारत में जो कानून से संबंधित किताबें हैं उनको इंग्लिश में या फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराया जा सके, जिससे कि जो हम यूरोपीय हैं वो यहाँ के कानून को विधिवत तरीके से समझ सकें और जो चेंजेस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनको ला सकें। खास तौर से उस समय जो मनुस्मृति हुआ करती थी और मुस्लिम्स में जो फतवाए आलमगीरी हुआ करती थी, इसको ट्रांसलेट कराने का प्रयास किया गया, जिसमें से ये वाला तो ट्रांसलेट हुआ भी, जिसको हम लोग कोड ऑफ जेंटोलॉस के रूप में जानते हैं, जो 1776 में ट्रांसलेट हुआ भी। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, जैसे 1781 में अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनल मामलों के लिए अंग्रेजी कानून लागू करने की बात करी गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हो पा रही थी। अगर हम क्रिमिनल मामलों में देखें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हो पा रही थी। वॉरेन हेस्टिंग्स को इस बात को लेकर के काफ़ी संदेह रहता था, काफ़ी शंका रहती थी। तो ये हुआ कि क्रिमिनल मामलों के लिए किसी प्रकार से अंग्रेजी कानून यहाँ पर लागू किया जाएगा। दीवानी मामलों के लिए क्या करेंगे हम लोग, हिंदू मुस्लिम और जो कानून है उसके आधार पर हम डिवाइड कर लेंगे। और लेकिन ये तो हिंदू मुस्लिम जनता के लिए, यूरोपीय जो जनता होगी या आप कह सकते हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग होंगे उनके लिए जो है वो अंग्रेजी कानून दीवानी मामलों में भी लागू होंगे। तो मोटे मोटे तौर पर ये जो डेवलपमेंट हुए शुरुआती तौर पर आपको कैसे देखने को मिला, शुरुआती तौर पर भारतीय मामले ही क्रिमिनल कोर्ट्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। दीवानी मामले जो हैं जो आप देख रहे हैं दीवानी मामले, ये दीवानी मामले जो हैं वो कलेक्टर्स के अधीन यहाँ पर, अंग्रेजों के अधीन यहाँ पर हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि क्रिमिनल मामलों के लिए भी अंग्रेजी कानून लगेगा। टोटलिटी में अगर हम देखें तो क्रिमिनल मामले जो हैं वो किसके अंतर्गत रहेंगे, कानूनी मामलों के अंतर्गत रहेंगे। लेकिन दीवानी मामले अभी भी हिंदू और मुस्लिम्स के आधार पर डिवाइडेड रहेंगे, मोटे मोटे तौर पर जो दो बड़ी कम्युनिटीज हैं। लेकिन जो नए रिलीजन्स होंगे या अदर रिलीजन्स जो होंगे, अदर रिलीजन्स के ऊपर जो है वो यूरोपीय कानून लगेगा। यानी कि थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो ब्रिटिश कानून का यहां पर होना शुरू हुआ। ये डेवलपमेंट शुरुआती तौर पर तो अच्छे थे,
लेकिन दिक्कत ये थी कि अब अंग्रेजी सत्ता जो है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उनके पास में जो उनके न्यायिक जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें भी विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बहुत बड़ा एरिया एक्युमुलेटेड फॉर्म में अगर आप देख सकते हैं कि इनके पास आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको गवर्न करने के लिए जो एक कानून है वो मजबूत होने चाहिए। ऐसे काम चलाओ कानून से काम नहीं चलेगा। ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये तो एक ऐसा रास्ता है जो फॉर द टाइम बिंग ठीक है, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन ये ठीक नहीं है, इसमें हम लोगों को ठीक तरीके से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे इस तरीके के जो सामाजिक न्यायिक जो डेवलपमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे सती प्रथा की अगर हम बात करें तो सती प्रथा को लेकर के उनके समय में कानून बनाए गए। अब कई सारे सामाजिक अपराध जो हैं, जैसे भ्रूण हत्या इत्यादि हुआ करती थी, तो भ्रूण हत्या को लेकर के भी इन्होंने कानून बनाए थे। तो इस तरीके से कानून बनने शुरू हुए। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन समय में जब कानून बनने शुरू हुए तो जो अपराध बहुत ज्यादा नेचर में हुआ करता था उसके लिए अलग से एक्ट बना दिया जाता था। जैसे सती प्रथा एक बहुत बड़ा अपराध था, बहुत बड़ी मात्रा में ये होता था और बहुत ही ज्यादा होता था। किसी को भी किसी का पति की डेथ हो गई है तो उस समय जो है क्या कर दिया जा रहा है कि उसको, उसकी जो पत्नी है जो विधवा हो गई है उसको सती कर दिया जा रहा है। सती वो होना चाहती है कुछ में से खुद से, कुछ में जबरदस्ती उसको सती आता है, जलती हुई चिता पर बैठाया जाता है। तो इस तरीके के कानून को बनाने पड़ते थे। कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक तौर पर अव्यवस्थित थी, उनके लिए कानून जो है वहां पर बनाए जाने शुरू किए गए। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी असामाजिक अवस्थाओं को कब तक क्लासिफाई आप करते रहेंगे, कब तक विभाजित करते रहेंगे। डेफिनेटली इनको एक साथ एक मंच पर लाने की आवश्यकता होगी। तो एक साथ एक मंच पर लाने का मतलब यह हुआ कि सभी कानून, सभी जो अपराध हैं उनको वर्गीकृत किया जाए और एक साथ एक टेक्स्ट कोड बनाया जाए, एक कोड बनाया जाए, और उस कोड के आधार पर हम उसमें क्या करें, हम उसमें जो है कानून लागू करें और उन कानूनों के आधार पर न्याय हो। ऐसा नहीं कि अपराध बार बार पहचान रहे हैं, बार बार कानून बना रहे हैं। ऐसे कब तक कानून बनते रहेंगे, कब तक उनमें रिफॉर्म्स होता रहेगा। तो ये सब चीजें जो है खत्म करने की बात यहां पर आ रही है। और ये सब चीजें खत्म करने की शुरुआत जो है वो 1833 के चार्टर से होती है, जो इसी दौरान आता है। 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन ही 1834 में पहला विधि आयोग यहां पर बैठा। फर्स्ट लॉ कमीशन जिसको आप कहते हैं, प्रथम विधि आयोग जो है वो 1834 में बैठता है। 1834 में जो प्रथम विधि आयोग बैठता है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं लॉर्ड मैकाले, जिनको आप लोग अच्छी तरीके से सुने होंगे, जानते होंगे, सब कुछ इनके बारे में आपने सुना होगा। तो उन आयामों पर नहीं जा रहे, सिर्फ हम कानून के आयाम पर यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रथम विधि आयोग आया था, फर्स्ट लॉ कमीशन जो आया था, उसके अध्यक्ष थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में जो रिफॉर्म्स थे वो किए जाने थे। इनको बुलाया गया कि भाई आके समझो क्या किया जा सकता है, क्योंकि कभी यहां पर हिंदू कानून हो रहा है, कभी मुस्लिम कानून हो रहा है, कभी अपराध की नई नई प्रकृतियां हमको देखने को मिल रही हैं। तो भारत को आकर के समझो, भारत की समाज को आकर के समझो, और इसके समाज के आधार पर इसमें किस प्रकार का एक यूनिफाइड कानून होना चाहिए उसको समझने का प्रयास कीजिए और उससे संबंधित रिकमेंडेशंस दीजिए। इसी रिकमेंडेशन को देने के लिए ये संहिता, ये आयोग जो कमीशन जो है वो गठित किया गया था। तो दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि किस प्रकार के कानून हो सकते हैं दंड देने के लिए, और उनके लिए क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, उनके लिए क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, उन कानूनों को लागू करने की क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, उसको क्या करो, कोडिफाई करो, उसको संहिताबद्ध करो। इस उद्देश्य से जो है ये आयोग जो है यहां पर बैठा था। तो इन्होंने इसको संहिताबद्ध करने के लिए कुछ सिफारिशें करी हैं, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। रिकमेंडेशंस के आधार पर लॉ अभी बने नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ जिसको ड्राफ्टिंग कह सकते हैं, कुछ मसौदे या प्रारूप जिसको कह सकते हैं आप, वो प्रारूप यहां पर बना है। प्रारूप इनके रिकमेंडेशन के आधार पर बना है, और जो प्रारूप बना है उसका नाम रखा गया आईपीसी, ड्राफ्टिंग ऑफ आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड। तो ये ड्राफ्टिंग है, ये प्रारूप है, एक्ट के रूप में भी सामने नहीं आया है, बट एक बड़ा काम 1834 में प्रथम विधि आयोग के माध्यम से आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1853 में, और इसी चार्टर एक्ट के समय में आपको सेकंड लॉ कमीशन यानी कि दूसरा विधि आयोग देखने को मिलेगा। और दूसरा विधि आयोग 1853 में आता है। जैसे प्रथम विधि आयोग 1834 में आया और उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हुए, उसी तरीके से दूसरा विधि आयोग 1853 में आया और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन रोमिले थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो जॉन रोमिले थे। जॉन रोमिले ने जो यहां पर प्रारूप है उस प्रारूप को फाइनलाइज किया है, और फाइनलाइज करके उन्होंने क्या किया, आईपीसी जो है वो यहां पर बनाया। आईपीसी 1860 में बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये बात समझ में आई। लेकिन इसके लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग जो कह सकते हैं वो क्या है,
क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड जो है वो क्या है, उस कोड को पहले बनाया गया 1 साल पहले 1859 में। 1860 में आप देख सकते हैं आईपीसी बन गया, और इसी समय 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है वो लेकर के आए गए, सीआरपीसी जिनको हम लोग बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट्स। तो आईपीसी दंड संहिता और जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट हैं वो 1861 में बन गए, और ये तब से हमारे यहाँ पर आपको मालूम है कि आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो लगातार लागू हैं, और आज भी भारत में इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा और चलते हैं आगे, तीसरे विधि आयोग तक पहुंचते हैं। 1861 में ही तीसरा विधि आयोग आया, जिसमें ये जो 1853 वाला जो विधि आयोग था, जिसमें जॉन रोमिले अध्यक्ष हुआ करते थे, यहां पर जॉन रोमिले अध्यक्ष हैं अभी दोबारा, यहां पर ये अभी अध्यक्ष हैं, और इन अध्यक्ष की सहायता करने के लिए हेनरी मैन को सहायक के तौर पर कानूनी सहायक के तौर पर भेजा गया। तो ये इन दोनों लोगों ने जो है इस पर और ज्यादा रिसर्च किया कि क्या चीजें की जा सकती हैं। तो ये मुद्दा सामने आया कि ठीक है, हम आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर के तो आ गए हैं, लेकिन इसके आधार पर किसी प्रकार का न्याय करने के लिए क्या जरूरी है, साक्ष्य जरूरी है। साक्ष्य जो है ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, किस तरीके की चीजों को हमें साक्ष्य मानना है, किस तरीके की चीजों को साक्ष्य नहीं मानना है, साक्ष्य कैसे जुटाए जाने चाहिए, इस तरीके की तमाम सारी चीजें जो है वो सामने आई, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है वो यहां पर बन के तैयार हुआ। इसी दौरान शपथ लेने की प्रक्रिया को शपथ एक्ट के अंतर्गत, यानी कि ओथ एक्ट के अंतर्गत, और संविदा इत्यादि जो चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि जो चीजें होती हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इत्यादि भी यहां पर जोड़े गए। सो दीज वर द इनिशियल प्रोसीजर्स, या हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं जो 3 मुख्य तौर पर विधि आयोग के द्वारा डेवलप हुई हैं, और हमारे पास में आईपीसी और सीआरपीसी जैसी चीजें जो है वो प्रयोग में आ गई। अब देखिए वर्तमान में क्या हुआ है। वर्तमान में यही जो आईपीसी सीआरपीसी इत्यादि हैं, इनमें कुछ चेंजेस करने की बात करी गई है। अगर हम यहां पर ये देखें कि सीपीसी जो है, इसमें कोई चेंजेस हुए हैं, 1859 वाला जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इसमें कोई चेंजेस हुए हैं, तो इसमें वर्तमान समय में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसमें परिवर्तन की कोई बात नहीं करी गई। तो परिवर्तन की बात किसमें हुई है, आईपीसी में हुई है, भारतीय दंड संहिता जिसको कहा जाता था, भारतीय दंड संहिता, जिसमें अभी तक कोई खास चेंजेस कभी हुए नहीं थे, वो अभी तक लागू थे। इसी को बदलने की बात 2023 में जो कानून आ रहे थे, जिन पे बिल बनाया गया था, अब उन बिल से बनने वाले जो कानून हैं, उन कानून को जो 1 जुलाई से लागू किए जाने वाले हैं, उसमें इसी में चेंजेस किए जाने हैं। इसमें सबसे बड़ा चेंज तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम भारतीय दंड संहिता से बदल करके भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। तो एक तो ये हमारा चेंज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ये आपका चेंज हो रहा है। दूसरा जो सीआरपीसी है 1861, सीआरपीसी 1861 वाला जो है, जिसमें कुछ चेंजेस आपको 1973 में देखने को मिलते हैं, वो भी चेंज होकर के अब आगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीएनएसएस बोल रहे हैं। और जो तीसरा है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसको अब हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए के नाम से जानेंगे। तो ये चीजें जो हैं वो चेंजेस के तौर पर हमको देखने को मिल रही हैं। और उनमें चेंजेस किस तरीके, तो आपको जो 3 नए कानून हैं, वो 3 नए यही कानून हो गए। कौन कौन से वाले, जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, जो पुराना सीआरपीसी था, और जो पुराना आईपीसी था, ठीक है। इसको हम रेड कलर में कर देते हैं, जिससे कि आपको समझ में रहे कि आईपीसी एक ये हो गया, सीआरपीसी दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तीसरा ये हो गया। तो इसमें जो है आपको इन 3 चीजों में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हैं 3 जिनमें परिवर्तन किए गए हैं। अब इनमें परिवर्तन जो किए गए हैं उसमें तमाम सारे जो है, मतलब मुख्य जो मुद्दा रखा गया है इस परिवर्तन में, वो ये रखा गया है कि तीव्र न्याय और भरोसेमंद न्याय, तीव्र और भरोसेमंद न्याय के आधार पर इसमें चेंजेस करने की सरकार की बात है, जिसमें अमित शाह जी ने चीजों को बताने का प्रयास किया था जब अधिनियम था, जब ये जो है बिल के रूप में था, तो संसद में उसमें जो है उन्होंने इसको बताने का प्रयास किया था। तो वो ये कहा गया कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 163 साल पुरानी आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड की जगह लेगी। यानी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी क्या बन जाएगी, आईपीसी जो है वो बीएनएस बन जाएगी, भारतीय न्याय संहिता। कहीं भी लिखा था मैंने, ये लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ अपराध है, जैसे यौन अपराध हैं, उनके लिए कड़े मतलब मजबूत कदम उठाए गए हैं। कहा गया 10 साल तक की कैद इसमें हो सकती है, जुर्माने हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि शादी का वादा करके
मतलब कई तरीके के अपराध हुआ करते थे। ऐसे पता लगा कि शादी का वादा कर लिया है, अभी हम लोग लिविंग में हैं या फिर बिफोर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सिस्टम होता है उसमें है, बिफोर मैरिज हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं, संबंध क्रिएट करते हैं। तो ये कहा गया है कि शादी का वादा करके अगर यहाँ पर कोई संबंध क्रिएट किया गया है और संबंध क्रिएट करने के बाद धोखा दे दिया गया है तो इस चीज को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके भी प्रोसीजर्स यहाँ पर रखे जाएंगे। धोखाधड़ी में जैसे पहचान छिपा करके नौकरी दिलाने का वादा करना, पदोन्नति, शादी से जुड़े झूठे वादे, इन सब चीजों में जो धोखाधड़ी है उस धोखाधड़ी के अपराध को अपडेट यहाँ पर किया गया है। कई प्रकार के संगठित अपराध हैं, जैसे अपहरण की बात करते हैं, डकैती है, चोरी है और मजबूरन छीना झपटी है, ये तमाम सारी चीजें आती हैं। जबरन वसूली है, हड़पना किसी चीज को है, अनुबंध हत्या मतलब सुपारी लेना टाइप की जो चीजें होती हैं, साइबर अपराध वगैरह है, ये सब चीजें संगठित अपराध के अंदर रखी गई हैं। ठीक है, और तमाम मतलब ये इसमें भी अपडेशंस करने की बात करी गई है। साथ ही साथ विचाराधीन कैदियों के लिए जो पहली बार अपराध करने वालों को उनकी अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत पाने की अनुमति देता है। तो भाई इसमें भी कुछ अपडेशंस हुआ है, यानी विचाराधीन कैदियों के लिए भी अपडेशंस आए हैं जिनमें यह कहा गया है कि अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया है अगर, तो उनको जो है वो जमानत पाने की अनुमति मिल सकती है। इसमें कुछ कैटेगरीफाइड की गई हैं, ऐसा नहीं कि सबके लिए, ये सामान्य के लिए है, ठीक है, सामान्य अपराध के लिए है, ठीक है, और वो भी पहली बार अपराध करने वाले लोगों के लिए। गंभीर के लिए इसमें भी चेंजेस नहीं है। एक और बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, जिससे रिलेटेड मैंने आपको एक सेशन और भी दिया था कि फॉरेंसिक अपडेशंस की जरूरत क्यों है, वो यही पॉइंट है कि कम से कम 7 साल की सजा अगर किसी को मिली है, कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें किसी को 7 साल की सजा मिली है, 7 ईयर्स की सजा मिली है या 7 ईयर्स प्लस की सजा मिली है, 7 साल या उससे अधिक की सजा मिली है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए फोरेंसिक जांच जो है वो अनिवार्य की जाएगी। फोरेंसिक जांच होना ही होना है उसका। तो फोरेंसिक जांच जब करी जाएगी, और ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते ही हैं, तो फोरेंसिक्स जो है उनके ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा, और उसी वर्कलोड को कम करने के लिए तमाम प्रकार की संस्थाएं जो हैं उनमें ढांचागत विकास करने की बात करी गई है, और उसके लिए कुछ धनराशि भी आवंटन की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। प्रक्रियाओं के लिए जो समय सीमा, अगर हम ये तो बात कर रहे थे भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता की, फिर भारतीय न्याय संहिता के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की मैंने बात करी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रक्रियाओं के लिए कुछ समय सीमा की बात करी गई। जैसे बलात्कार पीड़ितों के लिए कहा गया है कि जो जांच करने वाले चिकित्सक हैं, जांच करने वाले जो यहाँ पर चिकित्सक हैं, उनसे कहा गया है कि भाई आप अपनी जो रिपोर्ट है ना, कि जो अपनी रिपोर्ट है ये 7 दिन के अंदर दे देंगे, 7 दिन के अंदर देना है, 7 दिन के अंदर देना है आपको, ठीक है, ये रिपोर्ट। तो एक मतलब इसके लिए एक फिक्स्ड टाइम जो है वो समय सीमा जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा कह रहे हैं कि बहस पूरी होने के, इस तरीके के जो मामले हैं, बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। यानी कि बहस शुरू हो चुकी है, बहस शुरू हो चुकी है, आज मान लेते हैं कि अपराध कोडिफाइड किया गया है, सामने लाया गया है, और कुछ दिन बीत जाते हैं बहस शुरू करने में, वो तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से बहस शुरू होगी उस दिन से लेकर के बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर, यानी आज से बहस शुरू हुई है और कुछ समय तक बहस चलेगी, ठीक है, मान लेते हैं 1 महीना 2 महीना, जब तक भी बहस चली, आज बहस पूरी हो गई, तो अब क्या करना है, अब निर्णय देना है। ये निर्णय देने के लिए भी कई बार बहुत ज्यादा लंबा समय कोर्ट की तरफ से खिंच जाया करता था। तो ये कहा गया है कि भाई जब भी बहस पूरी हो जाएगी, तो बहस पूरी होने के 1 माह के भीतर, मोटे मोटे तौर पर 30 दिन, 1 माह कहना ज्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माह में दिनों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, तो कह रहे 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। तो इसके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति की जानकारी, तो जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि 90 दिनों के भीतर जांच की क्या प्रगति रही है, उस प्रगति को जानना, ये इसके अधिकार के तौर पर है। यानी 90 दिनों के अंदर इसको नोटिफाई किया जाएगा कि यहां तक प्रोग्रेस पहुंचा है, ये प्रोग्रेस है तुम्हारे केस की, ठीक है। इसके अलावा जो सत्र न्यायालय हैं उनके लिए कहा गया है, इन सब मामलों में, ये जो मामले हैं इसके लिए पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना आवश्यक है। जिस दिन आप पहली सुनवाई करेंगे उस पहली, जैसे यहां पर कहा गया है कि जब सुनवाई पूरी हो जाएगी तो उसके 30 दिनों के अंदर आपको निर्णय दे देना है, लेकिन पहली सुनवाई जब भी शुरू हो रही है उसके शुरू होने से 60 दिन के भीतर, यानी मोटे मोटे तौर पर 2 महीने के भीतर आपको आरोप तय करना आवश्यक है। यानी थोड़ा सा प्रक्रिया जो है वो फास्ट करने की बात यहां पर की गई है। न्यायालय के पदानुक्रमों में कोई खास चेंजेस नहीं है, लगभग वैसे ही हैं जैसे कि आप शुरुआत में देखिए मजिस्ट्रेट अदालत है, ये अधीनस्थ न्यायालय के तरीके से काम करेंगे। अधिकांश जो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल जो मामले हैं, उनकी ये सुनवाई होती है।
उसको आप यहाँ पर सत्र न्यायालयों में ले जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट की अदालतों पर जो है वो अपील के लिए सुनवाई करती है ये। उसके बाद इन न्यायालयों को आपराधिक मामलों और अपील की सुनवाई का निर्णय का अधिकार होता है, जो कि उच्च न्यायालय है, यानी इसके बाद आप यहाँ पर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और फिर जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों की अपीलों पर सुनवाई करता है। हालांकि इनके पास में कुछ अपने मूल अधिकार क्षेत्र भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो ये तकरीबन उसी तरीके से काम करेंगे। एक खास बात यहां पर यह है कि सीआरपीसी राज्य सरकारों को 10 लाख से अधिक, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी शहर या कस्बे को महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित करने का अधिकार देता था। जो पुराना सीआरपीसी था, जिसको बीएनएसएस कर दिया गया है अब, तो पहले सीआरपीसी में क्या हुआ करता था, सीआरपीसी जो है वो किसी भी शहर या कस्बे को महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित करने का अधिकार देता था, जिससे महानगरीय या महानगर मजिस्ट्रेट की स्थापना की जाती थी। लेकिन अब ये चीज क्या कर दी गई है, ये अब चीज इस नए जो रूल आ रहे हैं इसमें समाप्त कर दी गई है। अब ये प्रोसीजर नहीं रहेगा। तो इस तरीके के चेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, अगर हम एविडेंस एक्ट्स की बात करें, तो एविडेंसेस में पहले तो उस तरीके के आपराधिक मामले नहीं होते थे जिनको हम साइबर क्राइम और इन सब चीजों में रख सकें। अब चूंकि होते हैं, तो जो साक्ष्य हैं वो इन आधारों पर भी होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके के साक्ष्य भी बटोरे जा सकते हैं। तो वही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट पेश किए गए हैं और कहा गया है कि यह कानून में एक नई अनुसूची जोड़ देता है। किस प्रकार की नई अनुसूची है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की वास्तविकता के बारे में प्रमाण पत्र के विस्तृत प्रकटीकरण, यानी कि एक क्लियर प्रकटीकरण जो है उसके प्रारूप को निर्धारित करने की बात यहां पर करी गई है। जबकि पहले इस प्रक्रिया में क्या होता था, एफिडेविट वगैरह दे दिया जाता था और स्वयं स्पष्टीकरण उसमें दिए जाते थे। तो अब उसके लिए जो है एक रिपोर्ट प्रारूप जो है वो निर्धारित कर दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको प्रमाण पत्र जो है वो देना पड़ेगा। इस तरीके के चेंजेस आपको भारतीय साक्ष्य संहिता में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई कुछ फौरी तौर पर चेंजेस की बात। अब कुछ धाराएं हैं जो बदल गई हैं, जो पहले आईपीसी में हुआ करती थी, अब बीएनएस में होंगी, भारतीय न्याय संहिता में होंगी। तो भारतीय न्याय संहिता में उनकी धाराओं को चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया है। तो कैसे बदल दिया गया? जैसे आपको कुछ फेमस धाराएं हैं जो मेरे ख्याल से याद कर लेनी चाहिए। जैसे हत्या की जो धारा हुआ करती थी आईपीसी में 102 जो हुआ करती थी, अब उसे बदल करके धारा 101 कर दिया गया है। यानी 302 जो है वो अब क्या बन गया है, जिसको आप लोग दफा भी कहते हैं, उसी को धारा भी कहा जाता है। तो ये 101 बन गया है। 202 जो है वो छीना झपटी से संबंधित नई धारा जोड़ी गई है। 420 जो हुआ करती थी धोखाधड़ी की, उसको अब 316 के अंतर्गत उसको लाया गया है। जो अवैध रूप से कहीं पर एकत्रित होने से, जिसको आप लोग बोलते हैं, धारा 144 लागू हो गई है। यानी कि आप 3 से अधिक लोग एक जगह पर अवैध रूप से एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो वो जो धारा 144 थी उसको चेंज करके धारा 187 कर दिया जाएगा, दिया गया है। धारा 121 जो है, जो कि सरकार के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने से संबंधित है, यानी युद्ध से संबंधित है किसी प्रकार के, तो उसको अब चेंज करके धारा 146 कह दिया गया है। और धारा 499 जो है, जो कि डिफेमेशन के लिए हुआ करता था, यानी कि मानहानि के लिए हुआ करता था, उसको अब धारा 354 के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा बलात्कार के लिए धारा 376 जो है वो धारा 63 हो गई है। और धारा 64 जो कि दंड से संबंधित है, धारा 70 जो है वो सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। इस तरीके की कुछ धाराएं भी ऐड आपको होते हुए देखने को मिलेंगी। धारा 144(1) जो राजद्रोह से संबंधित हुआ करती थी, वह अब धारा 150 हो गई। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, दफाएं हैं जो आपको याद करनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो है जो चेंज कर दिए गए हैं, जो जिनका रूप जो है वो परिवर्तित कर दिया गया। आई होप कि अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 3 नए कानून क्या हैं, और ये भी आपको पता चल गया होगा कि ये कानून 1 तारीख से लागू होने वाले हैं। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि सरकार इसमें अब थोड़ी सी गति चाहती है और थोड़ा ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं कि हम भरोसेमंद न्याय जो है वो चाहती है, और इसीलिए फोरेंसिक्स जो डेवलपमेंट है उसकी आवश्यकता अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 26 जून से नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। शाम 6 बजे बैच शुरू होने वाला है और न्यू सीजन का ये पहला बैच है। न्यू सीजन का ये पहला बैच शाम 6 बजे से, शाम में 6 बजे से शुरू होने वाला है। 6 बजे से शुरू होने वाला है, जो कि आपका 26 जून से शुरू होगा, 26 जून से शुरू होगा। इसमें हिंदी बैच जो है वो पॉलिटी विषय के साथ ललिता दहिया मैम के साथ शुरू हो रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं उसमें इतिहास पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग जरूर क्लास में जुड़िएगा फटाफट से। साथ ही साथ इसमें जो चीजें आपको मिलेंगी, उनमें अगर मैं आपको बताना चाहूं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी।
लाइव क्लासेस, डेली आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली आपको आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ये आंसर राइटिंग की टीम है, हमारी आंसर राइटिंग की पूरी टीम है। ये टीम आपकी जांच करेगी आपके प्रश्न की, इसमें जो भी सहायता हो सकती है वो सहायता लिख करके आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको MCQs वगैरह इसमें करने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह करने को मिलेंगे, वीकली क्लास टेस्ट वगैरह भी आपको इसमें समय समय पर दिया जाता है। आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे, यानी कि कोई लेक्चर अगर आप मिस हो जाता है तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। आप जो है डाउट पूछ सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस जो हैं आपको इसमें डेली बेसिस पे मिलते हैं। आप हैंड रेस करिए, अपनी वॉइस में, आवाज़ में आप जो है हमारे फैकल्टी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है हैंड रिटन नोट्स वगैरह मिलेंगे, क्रक्स मिलेगा, पूरा का पूरा जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया वो पूरा क्रक्स मिलेगा। जो बैच है उसमें बेसिक से लेकर के एडवांस स्तर तक की पढ़ाई आपको कराई जाएगी, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग वाला जो पोर्शन है उसको पूरी अच्छी तरीके से कवर करता है। जब आपके प्रीलिम्स के एग्जाम आएंगे, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आपको स्पेशल बैचेस जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको हम लोग SIP बोलते हैं, जिसमें सक्सेस इन प्रीलिम्स जिसका नाम है। ये बैच अलग से बच्चे खरीदते हैं 7-8 हज़ार रुपए में, आपको इसके लिए कोई पैसा खर्चा करना नहीं है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, प्री क्वालिफाई करने पर निःशुल्क आवासीय सुविधा जो है आपको ये प्रदान की जाएगी, तो आप इस निःशुल्क आवासीय सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आपका, जिसमें आप जो है आपको पूरी तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयार कराया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें आपको जो है वो इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसमें आपको 18 किताबों का सेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए चलाए जाएंगे। आपको व्यक्तिगत तौर पर एक मेंटर अलॉट होंगे जो आपके परीक्षा की तैयारी के पूरे दौरान आपके साथ रहेंगे। आप उनसे बात कर सकते हो फोन पे, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको CSAT के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं खरीदना है, जो कि 10-12 हज़ार रुपए का कोर्स होता है, वो भी अलग से आपको नहीं खरीदना है, ये यहीं पर मिलेगा आपको। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा। डेली एक करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, जिसमें आपको सारी करंट अफेयर्स की जानकारियां दी जाएंगी। तो ये सारी की सारी सुविधा जो है आपको मिल रही है, और विरद लाइव कोड का इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है, VIRAD LIVE। ठीक है, इसके लिए जो बैच शुरू होने वाला है वो 26 जून से शुरू होने वाला है। ठीक है, शाम को 6 बजे शुरू होने वाला है, और कोर्स की जो फी है 29,999 रुपए है। ठीक है, 99,999 रुपीज, वो भी तब जब आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो यही कोर्स आपको 70,000 तक पड़ सकता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अपने मित्रों को बताइएगा। आपसे मुलाकात करते हैं बैचेज में। आप तक ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।